हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती फ़ेज़ 2 के लिए प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा फ़ेज़ 2 है। फ़ेज़ 1 का एग्ज़ाम जो है आपने दे लिया है। और फ्रेंड्स, बता दूं, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 6 है। इससे पहले जो है हम लोगों ने कुल 5 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है। अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो प्लीज़ आप जाकर उन सभी प्रैक्टिस सेट को भी देख लीजिए। फ्रेंड्स, आपका जो फॉर्म फिलअप डेट दिया गया है आयोग की तरफ से, वो 19 जो है अक्टूबर दिया गया है। अगर आप समय को देख ले तो वो लोग बोल रहे हैं कि नवंबर से दिसंबर के बीच हम एग्ज़ाम को ले लेंगे। तो अगर कंडक्ट हो जाती है नवंबर या दिसंबर में, तो आपके पास समय जो है काफ़ी कम है। तो फ्रेंड्स, इधर उधर की बातों को ज़्यादा ध्यान में ना रखते हुए फ्रेंड्स, अभी से ही आप जो है बस अपने पढ़ाई पर कंटिन्यू फोकस कीजिए। क्योंकि जो भी स्टूडेंट का इस बार बहुत कम मार्क्स से छूट रहा है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं जान रही हूँ जिनका बहुत ही कम मार्क्स के कारण जो है वो इस बार रेस से बाहर हो रहे हैं। तो वो लोग जो है अपनी तैयारी को एक और अच्छे लेवल तक लेके जा सकते हैं अगर तैयारी वो अभी से ही शुरू कर दें। तो इसी होप के साथ कि इंशाल्लाह इस बार आपकी जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो ट्री का फेज़ है वो ज़रूर निकल जाए, इसी होप के साथ फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पहला सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 में है आपका, कबीर किन के शिष्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रामानंद के। और कबीर जो थे रामानंद के शिष्य थे। बात करिए अगर रामानंद की, तो ये उत्तर भारत में जो है राम नाम को लोकप्रिय बनाया था इन्होंने। और भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई, लेकिन इसे उत्तर भारत में जो है रामानंद ने लाया था। ये भी सवाल आपसे पूछता है बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। आप देखेंगे कि ये सवाल बनता है कि दक्षिण भारत से में हुई, लेकिन उत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन को किसने प्रसिद्ध किया? तो ये जो थे रामानंद, जो कि कबीर के जो है गुरु थे। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्रेंड, कई लोगों का मानना है कि क्वेश्चंस के लेवल काफ़ी इजी हैं। आप अगर क्वेश्चंस को देखेंगे तो क्वेश्चंस यही सब घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा मॉडरेट, थोड़ा लेवल जो है टफ हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन तो इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे। तो आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। स्टैंडर्ड जो है एक बहुत अच्छा मेंटेन कर रहा है। ये जो क्वेश्चंस हैं एक बीपीएससी के लेवल को टच करता है फ्रेंड्स। तो आप प्लीज़ इधर उधर की बातों को ज़्यादा ध्यान ना रखते हुए बस अपने पढ़ाई पे फोकस करें। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका, जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? आपको यह बताना है। तो बात करें अगर 2011 के सेंसस की, तो बिहार में लिंगानुपात जो है फ्रेंड्स 918 है। न जाने कितनी 2000 जब से डेटा निकला है, अगर आप देख ले पूरे एक दशक में या 13 साल होने को जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो 13 साल में घुमा फिरा के यही सब क्वेश्चन जो है 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग जो है घूमता ही रह रहा है। तो याद रखिएगा 2011 के डेटा के अनुसार बिहार का लिंगानुपात जो है 918 है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 3 में है, वन उत्पादन एवं कृषि किस सेक्टर में आता है? तो वन उत्पादन एवं कृषि जो है यह प्राथमिक सेक्टर के जो है अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, कमला की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? आपको यह बताना है। तो जो कमला की सहायक नदी हैं ये हो जाएंगी उपयुक्त सभी, सोनी, ढोरी, बलान, ये सभी जो हैं आपके कमला की सहायक नदियों में से हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका, निम्नलिखित में कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? ब्रह्मपुत्र डेल्टा, महानदी डेल्टा, रॉयल सीमा या तमिलनाडु का तट? तो आपको ऑप्शंस में चूज़ कर बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉयल सीमा, जो हो जाएगा एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। तो याद रखिएगा। बात करिए अगर रॉयल सीमा है कहाँ पर, तो ये आंध्र प्रदेश का जो है दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। यह जगह आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में जो है यह अवस्थित है। और भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जो है जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा रिकॉर्ड किया जाता है वह सूखाग्रस्त कहलाता है। तो याद रखिएगा। और बात करें अगर भारत में सबसे कम वर्षा की क्षेत्र की, तो वो हो जाएगा फ्रेंड्स लेह। तो आप ये भी फैक्ट याद रख सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है?
तो आर्थिक उदारीकरण के जनक माने जाते हैं फ्रेंड्स डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदारीकरण का अर्थ होता है सेवाओं एवं वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण में विभिन्न प्रकारों के बंधनों को कम करना या उसे मुक्त करना। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय एवं जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और इन्हीं के जो है योजना के अंतर्गत माउंटबेटन भारत पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है आपका अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? तो अफीम को बनाते हैं हम मोस्टली जो है हो जाएगा इसका राइट आंसर। अफीम के पौधों के फूल से प्राप्त किया जाता है अफीम को, और साइकस के तनों से मंड निकालकर खाने वाला जो साबूदाना होता है यह भी बनाया जाता है, सागो, जिसे हम सागो कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। भूकंप होने से क्या होता है? वर्षा, दरार, ज्वालामुखी विस्फोट या आंधी तूफान। तो भूकंप के कारण जो होता है फ्रेंड्स यह जो है भूमि पर दरार देखने को मिलता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भूकंप से दरार उत्पन्न होता है और भूकंप जो होता है प्लेट विवर्तनिकी क्रिया द्वारा आती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है वह कौन सा राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी परिभ्रमण जल विहार योजना शुरू करने जा रहा है? तो यह राज्य है आपका उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 11 में है मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंध रखता है? तो मठ, चैत्य और स्तूप जो है यह बौद्ध धर्म से संबंध है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। बात करिए अगर मठ की, तो ये जो होता है मठ जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं, और बात करें स्तूप की तो बुद्ध के मृत्यु से संबंधित या उसके अवशेष को कहा जाता है फ्रेंड्स। अगर बात करें हम चैत्य की, तो ये जो होता है बौद्ध धर्म का जो होता है पूजा गृह होता है। तो इस प्रकार जो है अलग अलग शब्दों को भी आप जान सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह की गई थी आपके वैशाली में। याद रखिएगा वैशाली में। और वैशाली की नगर वधु ने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था, जो कि आम्रपाली थी। यह भी सवाल कई बार आपसे पूछता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में है मुद्रा के सापेक्ष गलत है। तो कौन सा कथन गलत हो जाएगा? यह मुद्रास्फीति को रोकता है। यह जो कथन हो जाएगा मुद्रा के सापेक्ष, यह गलत है, क्योंकि मुद्रा का अधिक प्रचलन से जो होता है मुद्रास्फीति होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर वीडियो का सेशन अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। एलिसा परीक्षण किसे पता लगाने के लिए किया जाता है? तो एलिसा परीक्षण हम एड्स की जांच के लिए करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करिए अगर एलिसा के पूर्ण रूप की, अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि एलिसा का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे। यह जो है आपका एलिसा का पूरा नाम है। और जो एड्स होता है HIV वायरस के कारण होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी? तो ये बनाई गई थी टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टिम बर्नर्स-ली ने जो है वर्ल्ड वाइड वेब की जो है संकल्पना को बनाया था। और ये जो माइक्रोसॉफ्ट है, ये बिल गेट्स इसके संस्थापक हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा तो 15 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है, तो किसकी साधन है? तो राजकोषीय नीति का है। घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है राजकोषीय नीति का। और घाटे की वित्त व्यवस्था के अंतर्गत जो है किसी देश की सरकार की आर्थिक कमजोरी को दर्शाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है आपसे निम्नलिखित में कौन मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा है? तो ये रहने वाले हैं आपके हुमायूं। मुगल शासक हुमायूं जो है 15 वर्षों तक निर्वासन रहे थे। और यह जो है आपके 1540 से 1555 ईस्वी तक भारत से बाहर निर्वासित रहे थे। तो डेट भी आप याद कर रख सकते हैं।
और ये हुए क्या कब थे, तो ये भी याद रखिएगा कि 1539 ईस्वी में जो चौसा का युद्ध हुआ था, या जिसे बिलग्रिम युद्ध के नाम से भी जानते हैं, शेरशाह से पराजित होकर भारत से इन्हें निर्वासित होना पड़ा था। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है आपसे, गुलबर्गा एक ज़माने में किस राज्य की राजधानी थी? तो यह थी आपकी बहमनी राज्य की राजधानी थी। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में जो है हसन गंगू ने की थी, और गुलबर्गा जो थी 1347 में बहमनी राज्य की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 19 में है, अल-बरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? तो इन्होंने महमूद गजनवी का जो है वर्णन किया है। अल-बरूनी जो है महमूद गजनवी के राज्यकाल का वर्णन करते हैं, और यह जो है महमूद गजनवी के राज्यकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 में है आपका, गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था? तो यह दिया गया था आपके औरंगजेब ने। याद रखिएगा, गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड औरंगजेब द्वारा दिया गया था, और गुरु तेग बहादुर जो थे यह सिख के 90वें गुरु थे। ये 90 गुरु थे, और इसे फांसी इसलिए दी गई थी या मृत्युदंड, क्योंकि इन पर आरोप लगाया गया था कि औरंगजेब ने आरोप लगाया था कि राजकुमार अकबर को आर्थिक मदद और एवं आशीर्वाद दिए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुई थी? मोस्ट जो है फेमस क्वेश्चन है ये बीपीएससी का। तो याद रखिएगा, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी को जो है आपके चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी फ्रेंड्स। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 ईस्वी को लड़ा गया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 में है आपका, मौर्य काल में भारत का किन देशों से व्यापारिक संबंध था? तो मौर्य काल में भारत का जो व्यापारिक संबंध था यह चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिणी एशिया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात करें मौर्य वंश के संस्थापक की, तो ये कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे, और मौर्य जो काल में जो है चांदी के सिक्कों को पर्ण कहा जाता था फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 में है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? आपको बताना है। तो वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई थी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, भगत सिंह के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो है नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया था। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? 2022 का डेटा है, तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीत लिया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में है आपका, महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं किस पुस्तक से ग्रहण की थी? तो यह ग्रहण की गई थी अनटू द लास्ट से। याद रखिएगा, सर्वोदय की जो मान्यता है इन्होंने अनटू द लास्ट पुस्तक से ग्रहण की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो दैनिक हिंदी समाचार पत्र जो था यह था आपका सर्वहितैषी। ये दैनिक हिंदी समाचार पत्र पूछ रहा है फ्रेंड, यह हो जाएगा सर्वहितैषी, जो कि 1890 ईस्वी में पटना से प्रकाशित किया जाता था। 1890 ईस्वी में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। क्वेश्चन नंबर 27 में है आपका कि सूची को मिलान करना है, फिर जो है आपको आंसर बताना है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलाते हैं। तो देखेंगे जो ए में दिया गया है, मेरे शरीर पर पड़ी एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन के में कील सिद्ध होगी। यह कथन जो कहा गया था लाला लाजपत राय के ने जो है कहा था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन बी को। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले हैं। यह कथन महात्मा गांधी जी ने कहा था, तो बी का 2 हो जाएगा। सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है। यह कथन जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, तो सी का 4 हो जाएगा। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, तो इस प्रकार डी का 1 हो जाएगा। तो इसको जब आप मिलाएंगे फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज़ आप भी मिलाकर देख लीजिए।
और प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो दूसरे सत्याग्रही चुने गए थे आपके जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रारंभ किया गया था। बात करें अगर इसकी प्रथम सत्याग्रही की, तो ये थे आपके विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे जो थे प्रथम सत्याग्रही थे। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है दूसरा सत्याग्रही कौन था, तो ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। और बात करें अगर तीसरे की, तो तीसरा सत्याग्रही जो था यह ब्रह्मचारी था। सवाल है आपका, लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? आपसे सवाल पूछा है, तो यह जो थे उग्रवादी नेचर के थे, जो थे उग्रवादी विचारधारा के थे। बाल गंगाधर तिलक को भी भारत में उग्रवादी विचार के जनक माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कांग्रेस था इसमें दो तरह के दल पाए जाते थे। एक जो थे उदारवादी नेताओं की एक जो थी सभा थी, और दूसरा था उग्रवादी। तो इसमें जो है कुल दो जो है ग्रुप में बटा हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगले सवाल को। 30 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 1923 में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम क्या था? तो उसका मुख्य कार्यक्रम था चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना। 1923 ईस्वी में जो है चित्तरंजन दास एवं पंडित मोतीलाल नेहरू ने जो है स्वराज दल की स्थापना की, और उसका मुख्य कार्य था चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना। क्वेश्चन नंबर 31 में है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र गुहा। क्वेश्चन नंबर 32 में देख लेते हैं हम। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लेखा या रिट जारी करने का अधिकार है? तो सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है आपका अनुच्छेद 32 के तहत। याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान की आत्मा कहा था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था, और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अधीन अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो है 5 प्रकारों की रिट जारी कर सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। क्वेश्चन नंबर 33 में है आपका अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? तो यह जो अधिकार आता है विधायी अधिकार के अंतर्गत आता है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में जो है के अधीन राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं 123 के तहत। क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है। इस संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको जो कथन सही नहीं है वह चुनना है। तो ऑप्शंस को सही पर देखने पर आप ऑप्शन जो ए है इसका संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहां स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा, यह कथन जो है आपका सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। राज्य के राज्यपाल की स्थिति क्या होती है? तो स्थिति इनकी वह राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वह कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं। भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। इस कारण जो है भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है फ्रेंड्स, और संसद व्यक्तिगत रूप से अपने क्षेत्र विशेष के लिए उत्तरदायी होता है। तो इस प्रकार से जो है भारत संसदीय प्रणाली को जो है भारत का संसदीय प्रणाली कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है निम्नलिखित में कौन से प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है? आपको कूट की सहायता से बताना है। तो ये जो हो जाएंगे औपचारिक और कानूनी और संवैधानिक और नामात्र, ये जो 2 और 4 है इसके कारण ऑप्शन डी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में ही विरोध की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा। तो ऑप्शन सी इसका जो हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है यह तमिलनाडु में होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 40 में है हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन आपके भारत के ओडिशा में किया जाएगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को, निम्नलिखित में किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो बैकाल झील को जो है पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। और विश्व की सर्वाधिक गहरी झील जो है रूस के साइबेरिया क्षेत्र स्थित बैकाल झील को ही कहा जाता है। यह विश्व की सबसे जो है गहरी झील है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, सीढ़ीदार खेती टेरेस कल्टीवेशन अधिक होती है मरुस्थल में, पर्वतीय क्षेत्र में, मालाबार तट पर या दक्षिण के पठार पर। तो कहाँ होती है आपको बताना है। तो यह होता है पर्वतीय क्षेत्रों में। अक्सर आपने देखा होगा यहाँ पर सीढ़ी नुमा जो है खेती आपको दिखने को मिलती है फ्रेंड्स। चलिए और सीढ़ी नुमा जो ये होती खेती यह चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका विकास अगस्त 1952 में किया गया था। अगस्त में भी 6 अगस्त आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो यह है आपका आयकर। क्वेश्चन नंबर 45 में है परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन है? तो यह साधन है आपके मौद्रिक नीति के। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 में है आपका भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। तो यह प्रतिवर्ष वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो है जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 में देख लेते हैं, 47 में है हाल ही में लॉन्च किए गए भारतीय तटरक्षक जहाज के चारों अपतटीय गश्ती जहाज का नाम क्या है? तो यह नाम है सार्थक। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में है टाटा IPL 2022 का ऑफिशियल पार्टनर किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है रुपे को। क्वेश्चन नंबर 49 में है आपका भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह किया गया आपके तमिलनाडु में। ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के रूप में आप देखिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट VVI हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो यह की गई है दिव्या हेगड़े। क्वेश्चन नंबर 51 में है ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो ट्रेड मिल टेस्ट जो है यह हृदय चिकित्सा से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 को। क्वेश्चन नंबर 52 में है टूटते तारे के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको यह बताना है। तो वायु के घर्षण से प्रज्वलित होता है, यह जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को, यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो n² गुना हो जाएगी फ्रेंड्स। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं, एक कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे CD कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, प्रकाशित ऑप्टिकल पद्धति होती है फ्रेंड्स कॉम्पैक्ट डिस्क में। क्वेश्चन नंबर 55 में देखते हैं, उदासीन परमाणु में कौन से कण समान होते हैं? तो जो उदासीन परमाणु होता है इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कण जो हो जाएंगे समान होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो जीवन रक्षक हार्मोन जो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 में है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो यह है आपके तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और नर्वस सिस्टम जो होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा तंत्र होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 को, एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है, इस दशा में उसका त्वरण क्या होगा? तो उसका त्वरण जो है जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 को, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? तो यह व्यवहार करती है निम्न दाब एवं उच्च ताप का, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को। क्वेश्चन नंबर 60 में है प्रकृति में यूरेनियम 235 की प्रतिशत मात्रा लगभग होती है। तो लगभग जो है प्रकृति में इसकी जो प्रतिशत मात्रा होती है 0.7%। क्वेश्चन नंबर
61 में है आपका परावैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव क्या है? मनुष्य के रोग प्रतिरोधी क्षमता का नष्ट होना, मोतियाबिंद का होना, चमड़ी का कैंसर या शैवाल उत्पादन को 6 से 12% तक कम करना। कौन सा सही है? तो ऑप्शन जो हो जाएगा फ्रेंड्स, सभी लगभग सही हो जाएंगे। इसके ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 को। निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है, तो यह करते हैं हम रॉकेट प्रौद्योगिकी में। क्वेश्चन नंबर 63 में है आपका एक समान वृत्तीय गति में होता है, तो यह होता है आपका चाल अचर वेग चर रहते हैं इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 को। किसी द्रव्य को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर से उसे ठंडा कर द्रव्य में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे हम आसवन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में है नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जाता है, तो यह किया जाता है ऊर्ध्वपातन से या सब्लिमेशन जिसे कहते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछ रहा है आपसे केचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रेडिया द्वारा छोड़ा जाता है, तो क्या होता है ये? तो यह होता है आपका यूरिया। और केचुए को जो है किसानों का मित्र भी कहा जाता है, और यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा जो है 46% होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 67 को। कोरल बनाने का मुख्य संबंध है, तो कोरल जो बनाने का मुख्य संबंध है ये एंथोजुआ से है। और परवाल भित्ति जो पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में पाए जाते हैं फ्रेंड्स, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? आपको यह बताना है, तो यह है आपके जैकोबस हेनरिकस वैटहॉफ। क्वेश्चन नंबर 69 में आपको जो है मिलान करना है। एक तरफ आपका जो है गैस दिया गया है और वहीं दूसरी तरफ उसका केमिकल नाम को दिया गया है। तो फ्रेंड्स जब आप मिलाएंगे सूची तो गोबर गैस जो हो जाएगा इसका हो जाएगा मीथेन CH4। कोल गैस किसको कहते हैं? तो H2CH4 + CO से क्या बनता है आपका? कोल गैस बनता है। प्रोड्यूसर गैस किसको कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन को कहते हैं, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा वाटर गैस COH2। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा। प्लीज़ आप भी मिलाकर देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 को। मृत्यु उपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं ऑटोप्सी। क्वेश्चन नंबर 71 में है मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? तो लाइपेज का जो स्रावन होता है यह आमाशय से होता है। नंबर 72 में है सूर्य की हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? तो इसके लिए हम जो है फेरस ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में है जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जंपिंग जीन के जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था बारबारा मैक्लिंटोक के द्वारा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 में है मक्खन वह कोलाइड है जिसमें क्या होता है? वसा में जल परिक्षिप्त होते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 को। आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। इस प्रकार से ऑप्शन ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आदर्श गैस के बाह्यतम शेल में जो है 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फ्रेंड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।